नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज रविवार है तो कुछ विशेष हो जाना चाहिए और विशेष तो एक ही बात चल रही है। जब से जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा हुआ है, बहुत सारे कयास लगाए जाते रहे। कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल जी, अब तो वो सांसद कहीं और से हैं, लेकिन कांग्रेस में मंत्री रहे हैं, देश के जाने माने वकील हैं। कपिल सिब्बल जी ने कहा कि जगदीप धनखड़ जी कहां हैं। इसके लिए लगता है कि हेबियस कॉर्पस लगाना पड़ेगा और उनको पेश करना पड़ेगा अदालत में। 24 घंटे के अंदर ही पेश किया जाना चाहिए था, अब तो महीने होने जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जगदीप धनखड़ किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, किसी को पता नहीं है। उसके बाद से कोई उनकी तस्वीर पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। परिवार के लोग किसी से नहीं बात कर रहे हैं, वो किसी से नहीं बात कर रहे हैं, किसी नेता की कोई तस्वीर उनके साथ नहीं आई है। तो धनखड़ साहब हैं कहां? आखिर धनखड़ साहब को हुआ क्या है? उनकी सेहत ठीक है या खराब है? इसके बारे में कपिल सिब्बल ने समाज को यह बताने की कोशिश की, देश को बताने की कोशिश की कि कपिल सिब्बल को किसी ने छुपा लिया है, किसी ने नजरबंद कर दिया है। और सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह के अफवाह चलाए जा रहे हैं कि जगदीप धनखड़ को नजरबंद कर दिया गया है। और अब जो खबर आ रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि जगदीप धनखड़ 8 अगस्त को जाने वाले थे राजस्थान, जो चित्तौड़गढ़ है वहां जाने वाले थे और वहां एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। 8 अगस्त को वो गए नहीं। सबको, सारे लोगों को प्रतीक्षा थी कि जगदीप धनखड़ 8 अगस्त को निश्चित रूप से राजस्थान आएंगे, चित्तौड़गढ़ आएंगे और वहां जब आएंगे सार्वजनिक रूप से लोगों से मिलेंगे तो पूछ लिया जाएगा कि क्या बात हुई थी, क्यों आपने इस्तीफा दिया था और अभी तक आप चुप क्यों हैं, मौन क्यों हैं। 8 अगस्त बीत गया, जगदीप धनखड़ जी घर से बाहर नहीं निकले, वो भी बात खत्म हो गई। अभी कहा जा रहा है कि 1-2 दिन पहले शायद जगदीप धनखड़ जी गुड़गांव के एक बड़े हॉस्पिटल गए, वहां पर शायद वो अपना जो रूटीन चेकअप था उसके लिए गए थे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है और उसके लिए वो रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल जाते रहते हैं। वहां भी गए, वहां भी किसी से कोई बात नहीं, वहां की भी कोई तस्वीर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। अब जगदीप धनखड़ जी के पीछे कोई पापराजी लग जाए, कोई मीडिया वाला रात दिन वहां पर इंतजार करता रहे और जगदीप धनखड़ की एक तस्वीर आ जाए, उसके बाद ये कहने लगे इस्तीफे की बात की पहली तस्वीर। ये भी नहीं हो रहा है। अब कौन करे ये काम? क्योंकि अब जब लोगों ने कह दिया है कि जगदीप धनखड़ जी नजरबंद हैं, तो जाहिर है सरकार की भी नजर होगी। नजरबंद कहीं से है नहीं, लेकिन लग रहा है इनको कि मोदी और शाह ने हर जगह पहरे बिठा रखे हैं और जो कोई भी जाएगा जगदीप धनखड़ के पास, इनकी पूरी तस्वीर मोदी और शाह जी के पास पहुंच जाएगी। खैर, सच्चाई क्या है ये अभी तक पता नहीं चला। अभी देश में सुदूर दक्षिण से एक खबर आई है। दक्षिण के अखबार समूह ने एक खबर चलाई है कि जगदीप धनखड़ जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है और वो भी प्रधानमंत्री आवास पर हुई है और वो भी 45 मिनट तक बात हुई है। इसकी भी कोई तस्वीर मीडिया में अभी तक नहीं आई है। ना ही प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इसकी पुष्टि हुई है और ना ही जगदीप धनखड़ की तरफ से इसकी पुष्टि हुई है। लेकिन खबर है कि प्रधानमंत्री से जगदीप धनखड़ की मुलाकात हुई। अब रात में हुई, दिन में हुई, कब हुई, किस तारीख को हुई, लेकिन 45 मिनट तक हुई, ये लोग चर्चा कर रहे हैं। ये भी बात गले से नीचे उतर नहीं रही है। अगर बातचीत हुई होती तो बताने में क्या जाता है, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, कोई ऐसी बात तो नहीं थी जो बताई नहीं जाए। हाँ, ये लोग जरूर करते कि प्रधानमंत्री से अगर बात हुई है तो धनखड़ साहब को मुंह खोलना चाहिए कि क्या बात हुई प्रधानमंत्री से, उन्होंने प्रधानमंत्री से क्या बात की, प्रधानमंत्री ने उनको क्या कहा, क्या प्रधानमंत्री ने धमकाया, क्या प्रधानमंत्री ने डराया, ये सब कोई बात हुई या नहीं हुई, ये सारी बातें खुल जी और उनको फिर उनके ऊपर दबाव बनते रहता और सोशल मीडिया पर जो एक वर्ग है वो अपना कैंपेन चलाते रहता और वो कैंपेन अभी भी चल रहा है, बदस्तूर जारी है उनका कैंपेन, वो जारी भी रहेगा। लेकिन इसकी भी पुष्टि प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी तक नहीं हो पाई है। धनखड़ जी बिल्कुल मौन है। इस बीच में एक खबर दौड़ी कि विपक्ष, जिनके पास 230-35 के आसपास का आंकड़ा होता है दोनों राज्यसभा और लोकसभा मिला करके,
नहीं, लोकसभा में 230-35 का है और राज्यसभा को अगर मिला देते हैं तो 300 कुछ आंकड़ा होता है। और दूसरी तरफ सरकार मतलब एनडीए का जो आंकड़ा है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिलाकर के 400 के आंकड़े को पार कर रहा है। मतलब 423 के आसपास है। और लोक विपक्ष को जो विधानसभा राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिलाकर के जो आंकड़ा है वो 333-323 के आसपास है। एग्जैक्टली 100 या 100 से थोड़ा आगे पीछे का आंकड़ा है, जिसमें कि दोनों के बीच में डिफरेंस है। मतलब एनडीए और इंडिया अलायंस में, अब यूपीए लोग नहीं कहते हैं, इंडिया अलायंस कहते हैं। तो इंडिया अलायंस में या इंडिया ब्लॉक में जो डिफरेंस है वो 100 सांसदों का है, राज्यसभा लोकसभा दोनों को मिलाकर के मैं बात कर रहा हूं। तो अब आज कल 18 अगस्त है और 18 अगस्त को ही उपराष्ट्रपति के नाम की घोषणा होनी है। एनडीए की बैठकों का दौर चल रहा है, उधर इंडिया ब्लॉक की भी बैठकों का दौर चल रहा है और वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको फाइट किया जाए या नहीं किया जाए। स्पष्ट है कि चुनाव अगर होंगे तो एनडीए का गठबंधन मजबूत स्थिति में है, उनके उम्मीदवार जीतेंगे, हारने की कोई स्थिति है नहीं। जैसा मैंने आपको बताया कि 100 सांसद के लीड से वो आगे हैं, 100 वोट वो उनसे आगे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर क्रॉस वोटिंग भी हुई तो 2, 4, 10, 20, 25, 50 क्रॉस वोटिंग हो जाए फिर भी वो जीतेंगे। 50 से ज्यादा को वो मना नहीं पाएंगे, इतनी हैसियत विपक्ष में, इतनी मजबूती नहीं आई है। हालांकि इधर एक घटनाक्रम बड़ी तेजी से घूमा है और वो घटनाक्रम था, हालांकि छोटा है लेकिन फिर भी मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा। वो घटनाक्रम था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एडमिनिस्ट्रेशन के चुनाव का। उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही 2 नेता खड़े थे। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए जो चुनाव होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं, इस पोस्ट के लिए ही मतदान होता है। उसके लिए 2 नेता खड़े थे और दोनों भारतीय जनता पार्टी के थे, एक राजीव प्रताप रूडी और दूसरे संजीव बालियान। राजीव प्रताप रूडी पहले से वहां बने हुए हैं, लंबे समय से थे, अभी तक काफी दिनों से वहां पर चुनाव नहीं हुआ था। लेकिन इस बार के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव एजेंडा बन गया, मुद्दा बन गया। क्यों बना मुद्दा? क्योंकि संजीव बालियान जो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, उन्होंने पर्चा भर दिया और दोनों में टक्कर हुई, कड़ी टक्कर हुई। लेकिन कड़ी टक्कर के बाद भी बड़े फासले से राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीत गए। अब इसमें कहा जा रहा है कि राजीव प्रताप रूडी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के जनरल सेक्रेटरी के पद के लिए चुनाव में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भरपूर समर्थन किया, सोनिया गांधी ने भरपूर समर्थन किया, खड़गे साहब ने भरपूर समर्थन किया, कांग्रेस का बहुत जबरदस्त समर्थन मिला। और जो पूर्व सांसद भी जो वहां के वोटर हैं, पूर्व सांसदों ने भी राजीव प्रताप रूडी को अपना वोट दिया। खासतौर से जो बिहार के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने तो जम करके राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में काम किया, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, दूसरे दल के हों, जेडीयू के हों और किसी अन्य दल के क्यों ना हों, उन्होंने बिहार के होने की वजह से उन्होंने भर के उनको वोट दिया। तो पूर्व सांसदों जो कि वहां के वोटर हैं, वो उन्होंने भी राजीव प्रताप रूडी को ही अपनी पहली पसंद बनाया। और कांग्रेस और राजीव प्रताप रूडी के बीच में कहा जा रहा है कि बड़ी मैत्रीपूर्ण बड़ा की वातावरण रही और कांग्रेस ने जम करके राजीव प्रताप रूडी को समर्थन किया। अब मैं इसका जिक्र कर क्यों रहा हूं? छोटा चुनाव है वो, उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन जिक्र इसलिए है, सोशल मीडिया पर भी इसकी बड़ी चर्चा है, जिक्र इसलिए है क्योंकि संजीव बालियान के बारे में कहा जा रहा है कि वो अमित शाह जी के उम्मीदवार थे और इसलिए अपनी ही पार्टी के अंदर 2 खेमा बन गया, 2 गुट बन गया। और अमित शाह के जो समर्थित ग्रुप हैं, जो नेता